देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 4 साल पहले घटी थी। उस वक्त मुंबई में मेरा बिजनेस चलता था। बिजनेस के काम की वजह से मुझे मुंबई से जयपुर का सफ़र तय करना था। जयपुर में मुझे किसी का सामान लिए ज़रूरी जाना था। उस वक्त पटरियों पर थोड़ी समस्या चल रही थी, इसलिए सिर्फ एक ही ट्रेन वहाँ से गुजरती थी और वो ट्रेन भी रात में चलती थी और मेरा सफ़र काफ़ी लंबा था। तो ऐसे में मैं किसी बस में सफ़र तय नहीं कर सकता, क्योंकि बस में सफ़र करने पर आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने रात में निकलना ही ठीक समझा। मेरी ट्रेन रात के लगभग 9 बजे पहुंचने वाली थी। मैंने अपना पहले तो सारा सामान पैक कर लिया और उसके बाद मैं अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। रात के लगभग 8:30 बजे मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे अलावा वहां पर कई सारे और लोग भी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी भीड़ लगी हुई थी वहां पर, और वहां पर भीड़ लगना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रेन तो चलती थी और मैंने तो वैसे भी ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी। तो ऐसे में मेरी सीट तो बिल्कुल तय हो चुकी थी, मगर कुछ लोग अभी भी टिकट कटवा रहे थे। लगभग 9 बजे ट्रेन भी स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही मैं ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, मगर मेरा सफ़र बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला था। मैं उन 10 से 15 लोगों में था जो लंबा सफ़र तय करने वाले थे। उसके बाद धीरे धीरे वह बोगी खाली होने लगी और देखते ही देखते रात के लगभग 1 बजे तक वह बोगी मेरे अलावा पूरी खाली हो चुकी थी। यानी कि सब लोग अपने अपने स्टेशन पर उतर चुके थे, केवल मैं ही बचा हुआ था। मगर मेरा सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा होने वाला था। और फिर रात के लगभग 2 बजे के आसपास मेरे पेट में चूहों का आवागमन हुआ, यानी कि मुझे ज़ोरों से भूख लगने लगी। तो मैं भी अगले स्टेशन पर किसी ढाबे का इंतज़ार करने लगा। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो मैंने देखा कि उस स्टेशन पर कोई भी नहीं उतरा है, और हैरानी की बात तो ये थी कि वह स्टेशन पूरा का पूरा खाली पड़ा था। चारों तरफ बस सुनसान बेंच दिखाई दे रहे थे। मगर तभी मेरी नज़र एक ढाबे पर गई। उस ढाबे पर एक लाल लाल रोशनी चमक रही थी। तो मैं चुपचाप उस ढाबे की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, उधर मत जाओ, यह स्टेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ख़ास करके रात में तो इस स्टेशन पर उतरना सख्त मना है। मगर जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब मेरे पीछे की तरफ कोई मौजूद नहीं था। फिर ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वह आवाज़ किसकी थी और उसने ऐसा क्यों बोला। मगर उसके बाद मुझे लगा कि कोई ट्रेन में आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं ढाबे की तरफ धीरे से बढ़ने लगा। जब मैं उस ढाबे के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। फिर मैं उस ढाबे के और करीब गया तो मैंने देखा कि वह ढाबा एक चाय का ही है, जहां पर मैं खाने की उम्मीद में ही था। तो वहीं मुझे सिर्फ चाय मिली, लेकिन इस समय मुझे केवल चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी से एक चाय देने को कहा। वो आदमी चाय बनाने लगा। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब, आप शायद इस स्टेशन के बारे में नहीं जानते, यह स्टेशन बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। मुझे उसकी बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, मगर उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी भूख मिटानी थी, इसलिए मैंने जल्दी से चाय का एक कप लिया और साथ में बिस्किट लेकर उसे खाने लगा। वो चाय इतनी अच्छी थी कि मैं एक की जगह 2-3 कप गटक चुका था। फिर मैं उस आदमी को पैसे देने लगा। पैसे देते वक्त मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब, सच में आपकी चाय बहुत अच्छी थी। तो वो बोला, अभी तो इसका असर होना बाकी है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई। दरअसल हमें बताया गया कि ट्रेन 1 घंटे के बाद चलेगी। यह सुनकर मुझे तो अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो मेरे फ़ोन की बैटरी बंद हो चुकी थी और ऊपर से अब यह ट्रेन जो लगातार लेट कर रही थी।
तो मैं टाइम पास करने के लिए वहीं उस ढाबे वाले के पास बैठ गया। मगर तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे उल्टियाँ होने वाली हैं। मेरा जी घबराने लगा। उसके तुरंत बाद मुझे उल्टियाँ होने लगी। फिर मैं वहीं बैठकर उल्टी करने लगा। मगर तभी मैंने देखा कि मेरे मुंह के अंदर से जो गिर रहा था उसमें अंदर मांस के टुकड़े थे। ये देखकर तो मैं हैरान रह गया। मगर मुझे याद आया कि उस ढाबे वाले ने मुझे कहा था कि अभी तो इसका असर होना बाकी है। तो मैं उस ढाबे की तरफ पलटा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल मैंने देखा कि अब ना तो वहां पर कोई ढाबा था और ना ही वो आदमी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने अभी अभी तो उनको वहां पर देखा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। पहले तो मुझे लगा कि कहीं मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया। मगर उस जगह पर तो क्या, दूर दूर तक कोई ढाबा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से मुझे एक आवाज आई। क्यों चौंक गए? मैंने कहा था ना कि यह स्टेशन ठीक नहीं है। मगर इस बार फिर जब मैं पीछे पलटा तो वहां पर मुझे कोई नहीं दिखा। बार बार ये आवाज तो आ रही थी मगर कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ, यही सोचते हुए मैं वहां से उठा और फिर इधर उधर घूमने लगा। मगर चारों तरफ केवल घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे के बीच मैं डर में फंस चुका था। मगर फिर भी मुझे वहां पर कुछ नहीं दिखा। फिर मैं उस ढाबे को ढूंढने लगा। लेकिन अब यह बात भी मुझे बिल्कुल साफ साफ पता चल चुकी थी कि यह काम जरूर किसी बुरी शक्ति का है जो मुझे अपने जाल में फंसा चुकी है। और अब मैं इस जाल से निकलने में नाकामयाब लग रहा था। मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी तरफ दौड़ लगाता हुआ इधर आ रहा हो। जब मेरी नज़र उस तरफ गई तो वहां पर केवल खामोशी और सन्नाटे के अलावा अंधेरी रात दिखाई दे रही थी। यानी कि वहां पर कोई भी नहीं था। मगर तभी पता नहीं कहां से मगर मुझे एक चाय का कप मेरे सामने रखा हुआ दिखा। और उसके बाद जब मैं उस चाय के कप के पास पहुंचा तब मैंने देखा कि अब उस चाय के कप के साथ साथ उस प्लेट के अंदर मांस के टुकड़े रखे हुए थे। तो मैं समझ चुका था कि मैंने भी उसी का नाश्ता किया था। मगर उस मांस के अंदर से बहुत ही बदबू आ रही थी और उसी वजह से मुझे बार बार उल्टियाँ हो रही थी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अभी तक मैं उसी जगह पर खड़ा था। मैंने दाएं देखा ना बाएं और मैं वहां से भागता हुआ ट्रेन की तरफ जाने लगा। लेकिन जब मैं वहां से भागा तो उसके 5 मिनट बाद ही मैंने देखा कि मैं वापस उसी जगह पर लौटकर आ गया हूँ। इस वक्त मैं एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस चुका था जहां से मेरा बचना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद मैं फिर से भागा। लेकिन एक बार फिर से मुझे वही अंजाम देखने को मिला। पता नहीं उस रात मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। लगातार मुझे नाकामयाबी का सामना करना पड़ रहा था और अब मुझे लगा कि भागने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं थक हार कर वहीं पर बैठ गया और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन यह क्या, अब तो मेरी आवाज़ भी आना बंद हो चुकी थी और ट्रेन के चलने का भी अब टाइम होने लगा। अब मेरी मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी मगर कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरी निगाहें सिर्फ ऊपर वाले पर टिकी थी। शायद उसी की वजह से मेरी जान बच जाए। मगर उस ठंड से टकराती हुई रात में उस अंधेरे और सन्नाटे के अलावा भगवान का कोई नामो निशान कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज मुझे यहाँ यमराज के दर्शन होने वाले हैं। लेकिन तभी मैंने एक ऐसा खौफनाक दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा जिसे देखकर तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। इस बार मैंने देखा कि ढाबे वाला आदमी अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। लेकिन अब उसका पूरा चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। उसकी आंखों की जगह 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था और अब उसके दांत बड़े बड़े बन चुके थे। अब उसने एक राक्षस का रूप धारण कर लिया जिसे देखकर मैं तो अंदर तक हिल चुका था। और फिर अचानक से उसके कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। उसे अपनी तरफ आता देख मैं वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह मेरी तरफ बढ़ रहा था
वैसे वैसे उसका कद भी लगातार बढ़ रहा था और अब उसका डरा देने वाला चेहरा मेरी तरफ दहाड़ने लगा। उसके दहाड़ने की आवाज़ बिल्कुल खतरनाक थी। लगातार वो मेरी तरफ बढ़ रहा था और साथ ही मेरी सांसें अब उखड़ने लगी। मैं उसके आगे लगातार भाग रहा था मगर वह मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब मैं उस स्टेशन से उल्टी दिशा की तरफ बढ़ रहा था तो अंत में जाते जाते मैं एक चीज से टकरा गया, मगर वह चीज बिल्कुल अदृश्य थी जिसे देखने में मैं असमर्थ था, लेकिन मैं उसे महसूस जरूर कर पा रहा था। वह एक दीवार जैसी चीज थी मगर वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी और अब मुझे थोड़ा थोड़ा यही लग रहा था अगर मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा तो शायद मैं यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। मगर मैं उस चीज को कैसे तोड़ता? वहां पर कोई हथियार भी नहीं था और वो प्रेत जो मेरे पीछे मुझे मारने पर तुला हुआ था। मेरे चारों तरफ मुसीबतों का एक पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा था। तभी मुझे याद आया कि उस ढाबे के पास मुझे एक लकड़ी नजर आई जो कि उस बेंच की टूटी हुई लकड़ी थी। अगर मैं उसको उठाकर यहाँ पर ले आऊं तो उसे तोड़ सकता हूँ। आदमी अपनी जान बचाने के लिए पता नहीं कितनी मुसीबतों को मोल ले लेता है और मैंने भी वही किया। मैं उस प्रेत से सामना करने को तैयार हो गया। उसके बाद मैं उस बेताल के सामने अब भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह प्रेत मेरी तरफ आया तो मैं वापस उल्टी दिशा की तरफ मुड़ गया। उस प्रेत को शायद मेरी यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह जोर जोर से सांस लेने लगा और फिर एक भयानक आवाज में मुझे बोला, इस स्टेशन पर उतरकर बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने और तुझे इसके बदले अपनी रूह देनी होगी। उसकी बातें मेरे दिल में और भी ज्यादा डर पैदा कर रही थी, मगर उस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी उस लकड़ी को ढूंढना था। तो मैं किसी तरह वहां से निकला, मगर बहुत सारी जगह पर ढूंढने के बाद भी मुझे वह कहीं पर दिखी नहीं। मैं थक हार कर वहीं पर बैठ गया, लेकिन उस शैतान को तो आज मेरी जान ही लेनी थी। मगर उसके बाद मैंने अब सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया था। मैं अपने सच्चे दिल से हमेशा से ही हमारे यहाँ पर पीर बाबा की पूजा करता था। हमारे गांव में पीर बाबा की काफ़ी मान्यता थी, तो मैं भी उनकी काफ़ी पूजा करता था। आज पहली बार मुझे उनकी ज़रूरत आन पड़ी थी, तो मैं उन्हें याद करने लगा। वक्त बीत रहा था और साथ ही अब ट्रेन का भी समय खत्म होने चला था। मुझे किसी तरह अब ट्रेन में बैठना था, इसलिए मैं पीर बाबा का ध्यान करते हुए ट्रेन की तरफ चल पड़ा। और फिर पता नहीं कैसे, मगर इस बार मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गया। मैं इस बार सीधे ट्रेन के पास आकर रुका और जब मैं ट्रेन के पास पहुंचा तब ट्रेन चलने ही वाली थी। मैं भागता हुआ ट्रेन में बैठ गया और फिर जब मैं खिड़की से बाहर की तरफ नज़ारा देखने लगा तो मैंने देखा कि अब वह ढाबा वापस आ चुका है। वह ढाबा मुझे साफ साफ दिख रहा था और वो प्रेत भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरी तरफ देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी अभी भी मुझे बहुत भयानक लग रही थी, मगर जैसे तैसे मैं उस स्टेशन से बाहर निकला और फिर घर पहुंच गया। वाकई इस घटना ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, मैंने उस स्टेशन के बारे में ज़्यादा छानबीन करना ठीक नहीं समझा और उसके बाद मैं कभी भी भूलकर भी उस भयानक स्टेशन पर जाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।